नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो है वैकेंसीज़ की बहार लगी हुई है। और 24 अगस्त को जैसे कि डिक्लेयर किया गया कि 4.0 का जो है एग्ज़ाम होगा, यानी चौथी भर्ती होगी टीचरों में, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी जूनियर सब में। और अभी 7 मार्च से बिहार का एग्ज़ाम शुरू है, जो कि कैंसिल हो चुका है। ये कैंसिल हो चुका है। तो जो बिहार का सिलेबस देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी चैप्टर है। साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का है, अगर हम उसकी बात करते हैं उसके सिलेबस में देखेंगे तो संविधान कॉमन है दोनों में। तो जो बच्चे अगस्त में बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जून में, उन सभी लोगों के लिए, बिहार के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए आपका नया बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। आपको करना क्या है, हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है। कॉल अगर बिजी जा रहा है तो आप उससे अपना व्हाट्सअप छोड़िए, वहाँ पे सब्जेक्ट और कोर्स आपको सारी जानकारी डिटेल मिल जाएगी। तो आज ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, आपके एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। चाहे वो बीपीएससी की बात करें, चाहे हम नेट जेआरएफ की बात करें, वहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी लोगों को हमारा नमस्कार। रवि तिवारी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट सब लोग आ जाइए और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दिए सब लोग। अपनी क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट पेपर का बैच भी जो है आपका स्टार्ट है। जून 2024 में आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। यहाँ पे टीचर्स हैं सारे जो आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे सीओम सर हैं, एनफी मैम हैं, बीबी सर हैं, तमाम टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है नेट जेआरएफ में, और आप साथ ही साथ फर्स्ट पेपर भी लेते हैं, तो आपको दोनों में क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है, फीस में आपको कंसेशन मिलता है। तो अगर कोई भी सूचना चाहिए तो संस्था के नंबर पे आप संपर्क करिए 96 28 95 92 37 पर। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज हमने रिसेंटली अभी पढ़ा, अभी रिसेंटली हम लोग कल की क्लास में जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक हमने पढ़ा था पेड बैच में, वो टॉपिक हमारा था केंद्र और राज्य से, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को लेकर के। इसमें विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंधों के बारे में हमने बात की थी, जिसमें प्रमुख आयोग या कुछ समितियां आई थी। तो आज का प्रश्न उन्हीं से जुड़ा हुआ है, आयोग और समितियों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं थंबनेल पे, यहाँ पे लिखा भी था मैंने, प्रमुख आयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? प्रश्न है, अब तक कितने फाइनेंशियल कमीशन बनाए जा चुके हैं संविधान लागू होने के बाद? आपको यहाँ बताना है कि जब संविधान लागू हुआ, जब से 1951 से, तब से लेकर अभी तक कितने बनाए गए हैं, प्रश्न आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 10, 8, 9, 14। आपको देख के बताना है कि हाँ कितने अभी तक बनाए गए हैं। फटाक से बताइए सभी लोग। गुड इवनिंग मधु जी, नीरज कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। बाकी लोग बताइए क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए हम सीधे आंसर पे आते हैं और थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान लागू होने के बाद, आप सभी को पता है भारत देश में संविधान जो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है डियर। और 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक जितने फाइनेंशियल कमीशन बनाए गए हैं, जो केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व की बात जब होती है, संबंधों को, केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो रेवेन्यूज़ होते हैं उसके लेन देन के लिए, इसके लिए तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ रहा है कि सर डी होगा, डी होगा और ये होगा, तमाम आंसर आ रहे हैं। तो जो डी बता रहे हैं उनका आंसर सही है। अब तक 14 जो है वित्त आयोग जो है, फाइनेंशियल कमीशन जो है अब तक बनाए गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है कब? प्रत्येक तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, पाँचवें वर्ष, चौथे वर्ष। तो कब वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है बताइए। वित्त आयोग जो होता है, उस वित्त आयोग का गठन जो है कब किया जाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से बताएं आप लोग वित्त आयोग के बारे में, इसका गठन कब किया जाता है?
जल्दी बताइए। कितने साल पे होता है वित्त आयोग का गठन? सब आंसर आना शुरू हो चुका है। सर ये होगा, सर ये होगा, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि सर 5वें वर्ष में। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, एक चीज़ अपडेट हो जाइए, करंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपने प्रश्न देखा कि संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्त आयोग बनाए गए हैं, तो आपने लिखा है यहाँ पे 14। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। लेकिन उसके बाद 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, चूँकि रिपीटेड प्रश्न है, जो अपडेट है उसको जान लीजिए। 15वें वित्त आयोग का गठन जो है किया जा चुका है, 2025 तक अवधि के लिए हुआ है, NK सिंह की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, NK सिंह नाम याद रखिएगा। NK सिंह जो है इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया 15वां, और प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 आपका सही था। ठीक है, क्योंकि प्रश्न रिपीटेड था ये, तो इसका आंसर सही है 5वां, बिल्कुल सही है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बना करके, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी बताइए। बिल्कुल रवि तिवारी जी, मैंने लिख दिया, बता दिया, बताइए। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन पूछ रहा है, अब प्लानिंग कमीशन का नाम बदल गया है, याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन की जगह जो है अब क्या हो गया है, अब हो गया है नीति आयोग हो चुका है। जल्दी से बताइए किसके उस पर की गई थी। जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। देखिए, योजना आयोग जो है 1946 में एक समिति गठित की गई थी, आपको याद होगा, केसी। ठीक है, आपको याद होगा, ये प्रश्न पूछा गया है, नाम सुनते होंगे आप लोग, केसी नियोगी समिति, इसी का गठन किया गया था। और इस समिति की संस्तुति पर ही जो है 15 मार्च 1950 को, कब, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है, याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल नीति आयोग हो गया है। अगला प्रश्न, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है? अभी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, कल की क्लास में टॉपिक हमने पढ़ा था केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध को लेकर के। तो उसमें प्रश्न में चार वर्ग मैंने बताए थे, 4 वर्ग, उसमें से एक वर्ग ये है कि एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला भी आता है, मतलब केंद्र लगाती भी है, केंद्र वसूलती भी है, किंतु केंद्र यानी संघ और राज्यों में बांटा जाता है। कारपोरेशन कर, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, रेलवे किराया था भाड़े पर कर, कस्टम कर, कौन सा होता है? गुड इवनिंग करुणा जी, गुड इवनिंग ललिता जी, बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। अभी कल की क्लास हम इसे पढ़ रहे थे, प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। और यही इस प्रश्न का आंसर जो सही है ना, इसी प्रश्न के आंसर के, इसी प्रश्न का जो आंसर सही है, यही केवल ऑप्शन मैंने क्लास में नाम लिया था। रवि तिवारी जी कह रहे हैं सर डी होगा बता रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर सही है डियर एग्जैक्ट, वो बी है, बी। कृषि आय जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि आय के अलावा आय पर कर, यानी कृषि के थ्रू जो आय होती है उसको छोड़ करके अदर तरीके से जो इनकम होती है उस पर लगाया कर, तो उस पर संघ द्वारा लगाया जाता है, संघ द्वारा वसूला भी जाता है, किंतु संघ और राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है। 4 तरह की कैटेगरी मैंने बताई थी कल की क्लास में, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग थी। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता था। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता था। ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है।
था की जगह सब है होगा, था लिखा है। चलिए बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए भारत में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष जिसका नाम नीति आयोग अब हो गया है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, जो बंदा योजना आयोग या नीति आयोग का सचिव होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का भी क्या होता है, सचिव होता है। भारत का प्रधानमंत्री एनडीसी की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल करता है, सत्य है। लेकिन जो लिखा है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था, सर्वोच्च निर्णय योजना आयोग थी, नहीं, ये नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर बी आ चुका है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर बी होगा, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार ने सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया था, किसके, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान। तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी बात कर रहा है कि सरकारी वरीयता क्रम में किसके बराबर इनको महत्व का दर्जा दिया गया है। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए किसके समान दर्जा देते हैं। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। देखिए जो योजना आयोग होता है जिसका नाम नीति आयोग हो गया है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री महोदय होते ही हैं। अब बात अगर हम उपाध्यक्ष की करें, ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वही क्या करते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं ये। और इनका दर्जा जो होता है भारत सरकार में, राज्य सरकार में नहीं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हीं के बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन डियर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो एनडीसी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे था, बताएं प्रश्न का आंसर क्या होगा। एनडीसी की बात यहाँ पे कर रहा है, बताइए क्या आंसर होगा इसका, किससे संबंध था, जल्दी से बताएं। देखिए एनडीसी की जब हम बात करते हैं तो इसका भी गठन कब किया गया था, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। और वही नियोगी समिति की सिफारिश पर ही किया गया था, और नियोगी समिति की संस्तुति पर ही किया गया था। गैर संविधिक निकाय के रूप में है, याद रखिएगा, गैर संविधिक निकाय के रूप में होता है ये, ठीक है, गैर संविधिक निकाय के रूप में होता है। मतलब इसका संविधान में ऐसे कोई है नहीं, आर्टिकल वार्टिकल टाइप का लफड़ा नहीं है। एग्जाम में यही वर्ड इस्तेमाल करता है, निम्नलिखित में से कौन गैर संविधिक निकाय है, तो याद रखिएगा ये गैर संविधिक निकाय है ये, ठीक है। और इसका एनडीसी का जो मुख्य कार्य होता है, जो प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग योजनाएं बनाता है उसका मूल्यांकन करता है, उसको देखता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है, जो योजना आयोग बनाती है उसके अनुमोदन से उसका मूल्यांकन करने का काम एनडीसी करता है। बिल्कुल सही रवि तिवारी जी, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। एम विश्वेश्वरैया साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीवी महालनोबिस, जॉन मथाई। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये तो मुझे लगता है सब कर लेंगे बहुत पुराना प्रश्न पूछ लिया। अभी तो सब बताएंगे ना कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब जो बंदा देश का प्रधानमंत्री बनता है वही इसका अध्यक्ष बनता है। और भारत देश के पहले प्रधानमंत्री तो यही थे, नेहरू जी थे। ये तो सबको पता हो जाएगा, इसका आंसर तो कोई गलत नहीं करेगा इसका आंसर तो कोई गलत करने का चांस ही नहीं है। योजना आयोग के, चल दीजिए, हो गया।
बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी की बात यहाँ पे कर रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशन प्राप्त करती थी, मतलब ठीक है, और योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो क्या ऑप्शन होगा? 1 2 3 होगा, 2 3 4 होगा, 1 2 4 होगा, या फिर सभी होगा? क्या होगा? प्रश्न का आंसर बताएं, क्या होगा? जल्दी से बताइए। अभी हम लोगों ने एनडीसी के बारे में बात किया कि एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। केसी नियोगी समिति की सिफारिश से बनी थी ये। देखिए, अगर हम एनडीसी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। अभी मैंने बताया योजना, यानी योजना आयोग जो प्लान करता है, जो योजना बनाता है, उसके मूल्यांकन करता है, तो उसकी उन्नति पर चर्चा करती है। बिल्कुल सही आंसर है ये। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है कि जो योजना आपने बनाए हैं, जो आपके टारगेट है, उसको कैसे प्राप्त करना, उसके उपाय बताती है। बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशन प्रदान करती है। बिल्कुल ये आंसर भी सही है। और योजना में धन आवंटन से संबंधित ये कार्य नहीं करती है। धन आवंटन मतलब पैसा जो बांटना है, इससे संबंधित सुझाव देती है। तो बिल्कुल ये नहीं होता है। तो 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे सही है। ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन डियर। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बता दिया मैंने, छोड़िए उसको। एनडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? अभी आपने देखा योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करते थे। सिंपल से प्रश्न है ये। एनडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, कौन करता है एनडीसी की अध्यक्षता? बताइए क्या आंसर होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। मुझे नहीं लगता कि आप इसे गलत करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है, कौन करता है बताइए? देखिए मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात बता दूं कि एनडीसी जो होती है, इस राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के साथ साथ जो इसके सचिव होते हैं, अध्यक्ष के साथ साथ जो इसके सचिव होते हैं, वो कौन होते हैं? जो योजना आयोग के होते हैं, यानी नीति आयोग जिसका नाम अगर अब हो गया है, जो योजना आयोग के होते हैं वही होते हैं, जो योजना आयोग के होते हैं वही होते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी आती, इसका समर्थन किया था? अभी कल की क्लास में ही एनडीसी और योजना आयोग तो हमने पढ़ा नहीं था कल, ये दो टॉपिक नहीं पढ़े थे, क्वेश्चंस लेकिन आ गए लेकिन ये हमने पढ़ा था किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जिसे अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना का समर्थन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये आयोग इन दो आयोगों का समर्थन करता है। तो कल की क्लास में, कल जो पेड बैच में क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था, कल की क्लास में पंछी आयोग, पुंछी आयोग होगा, ठीक है, सरकरिया आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मोइली आयोग। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर आप लोग एकदम सही करेंगे। किस आयोग ने किया था? अभी हम लोग कल की क्लास में पढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ पे गलत करने के मूड में होंगे। तो बिल्कुल सही से ए नहीं है डियर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सरकरिया आयोग। और आपको मैंने बताया था कल 24 मार्च 1983 को इसका गठन हुआ था। 24 मार्च 1983 को इस सरकरिया आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। कल की क्लास में मैंने बताया था, जज साहब थे, रिटायर हो गए थे, रणजीत सिंह सरकरिया, उन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था? इस सरकरिया आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य और थे, ठीक है, और इन्होंने 1600 पेज की अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 1983 में गठन हुआ था, और देखिए 83 में गठन हुआ था, और ये 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या की थी? पेश की थी। ठीक है, अभी कल ही की क्लास में डिस्कस किए हैं, तब भी जो लोग गलत किए जान ले गड़बड़ है। तो बी आंसर सही है।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? एनडीसी की रचना कौन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, कौन कौन होते हैं इसमें एनडीसी में? तो 1 2 3, 1 3 4, 2 4, 1 2 3 4, इतने ऑप्शन है। बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए क्या होगा? देखिए, जब एनडीसी की बात हम करते हैं इसमें कौन कौन लोग आते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो इसका अध्यक्ष होता ही होता है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष आते हैं? तो जी नहीं, फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष इसमें नहीं आते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का मतलब जो केंद्र में मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल का मतलब होता है जो हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उन सारे कैबिनेट मिनिस्टर के ग्रुप को कहते हैं मंत्रिमंडल। तो इसके मंत्रीगण आते हैं, बिल्कुल पहला सही, तीसरा सही, चौथा क्या है? राज्यों के मुख्यमंत्री, बिल्कुल ए भी सही है। तो 1 3 और 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। देखिए ये क्या था ना, इसमें पहले क्या होता था कि इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद योजना जो पहले क्या होता, राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, ठीक है। लेकिन इस 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी मेंबर इसमें आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे 1967 के बाद से, ठीक है। 1967 के बाद से ये आने लगे, 1967 के बाद से आने लगे, पहले नहीं आते थे ये मंत्रिमंडल के मंत्री, अब आने लगे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे सही है बी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सभी लोगों ने बी दिखा होगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो अभी सब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है और जब हमने शुरू किया था केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बताता हूँ कि इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक है। तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 168 से 171, 268 से 281, 278 से 291, 289 से 295 तक। सबसे स्टार्टिंग बता था मैंने। बताइए कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। मधु जी कह रही हैं सर बी होगा। मैंने क्लास में सबसे पहले यही बताया था, सबसे पहले यही बताया था मैंने। जब भी हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग के बाद सबसे पहले यही लिखता हूँ मैं। मधु जी का आंसर आ रहा है, रवि जी का आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 268 से लेकर के 281, अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध जो होते हैं, अनुच्छेद 268 से लेकर के 281, ठीक है। अभी आर्थिक संबंध की बात यहाँ पे कर रहा है, वित्तीय संबंधों की बात यहाँ पे कर रहा है। अभी मैंने कल की ही क्लास में बताया था, ये कल की क्लास में मैंने बताया था कि भारत देश के संविधान में, भारत देश के संविधान में भाग 12 में अनुच्छेद 268 281 के बीच में कल ही क्लास में बताया था मैंने। तो आंसर सही है आपका बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? बताइए, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 311, 312, 313, 314। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हमने कल इसको भी डिस्कस किया था, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत क्या होता है, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा अपने सदन में उपस्थित सभी या फिर 2/3 सदस्यों के बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान कर सकती है, ऐसा। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद अली जी गुड इवनिंग। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए, निम्न कथनों पर विचार करते हैं। भारत की वित्त आयोग के कार्य हैं, वित्त आयोग के कार्य हैं
भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देख रेख करना, उस पर रिपोर्ट देना। तो वित्त आयोग का कौन सा कार्य? केवल 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए भारत, ये प्रश्न है कि वित्त आयोग के कार्य है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो बिल्कुल नहीं, संचित निधि से धन निकालने की अनुमति वित्त आयोग नहीं देता है, तो पहला नहीं है डियर। प्राप्त करों को राज्यों में बांटना, बिल्कुल वित्त आयोग भाई इसीलिए होता है कि जो टैक्स प्राप्त होते हैं उसको केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच में समन्वयपूर्ण तरीके से बांटने का काम करना। तो दूसरा ऑप्शन तो आपका सही हो गया, क्लियर। सहायता अनुदानों के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, बिल्कुल सही है। कोई राज्य ऐसा है जो पिछड़ा है, उसको और पैसा चाहिए और अनुदान चाहिए, तो वो अपना क्या करता है, आवेदन देता है कि वित्त आयोग के पास, कहता है कि सर हमको और पैसे की ज़रूरत है, तो वो उस पर विचार करती है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। संघ सरकार और राज्य सरकार बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना, ये इसका काम नहीं होता है, ये इसका काम नहीं होता है। सिर्फ दो काम है, ऑप्शन 2 एंड 3, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सही आंसर आपने बताया, ललिता जी ने, नीरज जी ने, बिल्कुल सही आंसर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 215, 275, 325, अनुच्छेद 355। बताइए कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही होगा? कौन सा आंसर यहाँ पे आपका सही होगा? प्रश्न का आंसर बताएं, क्या होगा, जल्दी से बताइए। कौन सा आर्टिकल होगा? बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 355 के तहत सुनिश्चित करने की राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए, केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। मैंने क्लास में बताया था परसों की क्लास में कि इस मामले में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। जो केंद्र राज्यों के बीच में आपस में प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे थे, तो उसमें सब दो तरीके के संबंध थे। पहला संबंध क्या था? राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। तो राज्यों के ऊपर कुछ संघीय नियंत्रण होता है, केंद्र नियंत्रण लगाता है, तो उसमें यह अनुच्छेद 355 के अंतर्गत मैंने बताया था कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए, केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। केंद्र का कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे, ये था। तो आंसर आपका सही है, डी बिल्कुल सही है। आकांक्षा सिंह जी गुड इवनिंग, स्वागत है, बहुत दिनों बाद स्वागत है, बहुत बहुत। अगला प्रश्न, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? क्या भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ, पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। बताइए क्या आंसर होगा? प्रश्न का आंसर बताएं, क्या होगा? प्रश्न का आंसर बताइए। कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य, जो भारत देश में राज्य हैं, क्या वो विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? क्या वो सीधे विदेशी ऋण ले सकते हैं? अगर हाँ तो हाँ, तो नहीं तो नहीं, क्यों? ओ सॉरी, हाँ तो क्यों? आंसर यहाँ पे आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नो, नो, बी। बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग कह रहे हैं बी बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं ले सकता भैया। भारत अगर होता तो एक बार सोचते, लेकिन भारत संघ के राज्यों की बात कर रहा है, तो अब यूपी अगर सोचे कि डायरेक्ट अमेरिका से पैसा ले ले, तब तो असंभव है ना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको देखना है। कथन क्या कह रहा है? सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कारण कह रहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है
बनाई, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो क्या दोनों सही है व्याख्या कर रहा है, या फिर एक गलत दूसरा सही है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए। सरकारिया कमीशन जो सरकारिया आयोग है उसकी सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम होना चाहिए। अभी कल पढ़ाया था, अभी कल पढ़ाया था कल की बात है ये। मुझे नहीं लग रहा कि आंसर गलत होना चाहिए। बताइए क्या आंसर होगा। रवि तिवारी जी कह रहे हैं कि सर ए होगा। और लोग बताएं भाई। आकांक्षा सिंह जी कह रही हैं बी होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए सरकारिया कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो बात यहाँ पे लिखी है कि इसके अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। सरकारिया आयोग ने बात कही थी। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, बिल्कुल सही किया है। दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मधु जी बिल्कुल सही, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मुझे पता था ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग उलझेंगे ज़रूर, 100% उलझेंगे और आखिरकार उलझ गए। जब तक फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तब तक सही चल रहा था, तब तक सही चल रहा था। बाकी अब अगला आया प्रश्न तो आप उलझ गए। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट JRF में वैसे बहुत पूछता है ये। अगला प्रश्न, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? कि भैया वित्त आयोग और योजना आयोग का परस्पर विलय कर दिया जाए। DD बसु ने दिया था, भालचंद्र गोस्वामी ने दिया था, MV माथुर ने दिया था, आशुतोष पांडे ने दिया था। किसने दिया था, किसने दिया था बताइए। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? जल्दी से बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। इन्होंने कहा था कि वित्त आयोग और जो योजना आयोग है, यानी जो फाइनेंशियल कमीशन है और जो प्लानिंग कमीशन है, दोनों का विलय कर दिया जाए, दोनों को एक में कर दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव इन्होंने दिया था। किसने दिया था? आंसर आ रहा है कि सर बी होगा, बी होगा। बी मतलब भालचंद्र गोस्वामी की बात यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। करुणा चौहान जी कह रही हैं सर सी होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है MV माथुर साहब। माथुर साहब ने ही किया था, ठीक है। माथुर साहब ने ये सुझाव दिया था कि वित्त आयोग और योजना आयोग का परस्पर क्या हो जाए, विलय हो जाए। तो यहाँ पे आंसर सही है करुणा जी का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर थोड़ा स्पीड चलिए। एक एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। क्या है? 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, 1 2 4 है, 2 3 4 है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं? संघीय राज्य, भाई संघ और राज्य के बीच संबंधों की बात हम कर रहे हैं, तो बताइए क्या आएगा इसमें। सिंपल सी बात है भाई, संघीय राज्य। हम लोग टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ठीक है। तो संबंधों की जब बात आती है तो उसमें प्रमुख आयोग भी आते हैं, भी आते हैं। तो इसमें आता क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, बिल्कुल। राज्यों के बीच संबंध, बिल्कुल। समन्वय के लिए एक तंत्र, बिल्कुल। और विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र, बिल्कुल। चारों सही है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, ए आंसर भी आ रहा है। करुणा जी, मधु जी, आकांक्षा जी, रवि जी, बिल्कुल ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड डियर। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, मोंटेग सिंह अहलूवालिया। इसमें से कौन ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? बताइए कौन सा आंसर होगा। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं नहीं रहे हैं, इसमें से कौन सा आंसर होगा? बताइए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा।
फटाक से आंसर बताइए, फटाक से आंसर बताइए। बताइए भाई, क्या सोचने लगते हैं आप लोग। करुणा चौहान जी कह रहे हैं सर डी होगा। देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, मुखर्जी साहब भी रह चुके हैं, औलिया साहब भी रह चुके हैं, पी चिदम्बरम साहब नहीं थे, तो यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है। बी आकांक्षा जी कह रही हैं बी, प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं डियर। मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया में से पी चिदम्बरम साहब जो थे यही नहीं थे, बाकी सब रह चुके हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। नीति आयोग के विषय में कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए। देखिए, इतना तो सबको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था, नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग, इतना तो सब जानते हैं। ठीक है, ठीक है। रवि जी कह रहे हैं सर बी होगा। सर जी प्रमुख, हाँ हाँ बिल्कुल थे, इसका मतलब थोड़ी को पहले नहीं रहे होंगे। बिल्कुल 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 करुणा जी पहले थे, तो ऐसा बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। जी नहीं, मैंने आपको बताया नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब जब प्रधानमंत्री जो जो बनता है वही अध्यक्ष होता है। अगर मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर साहब का है, नॉर्मली जो बोला जाता है, अगर वो 5 साल के पहले हट गए तब 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 नीति आयोग का अध्यक्ष पूर्णकालिक कहाँ हो पाएगा, इसीलिए पदेन होता है। तो पूर्णकालिक नहीं, मतलब जो पूरे समय के लिए होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे सही है बी। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है। जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे रहेंगे तब तक वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। मान लीजिए 5 साल के पहले हट गए तो नीति आयोग के अध्यक्ष के पद से भी हट जाएंगे, तो पूर्णकालिक कहाँ हुआ 5 साल के लिए। ठीक, तो पदेन होता है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ये ऐसा प्रश्न आया आपके सामने। ये प्रश्न का तरीका देखिए कितना बेहतरीन पूछा है। अब मैं बेहतरीन कहूँ कि क्या कहूँ। ये जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आया है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, अब इस प्रश्न को लेकर के मैं हंसूं या क्या कहूँ। प्रश्न का कितना अच्छा, या क्या कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, यानी योजना आयोग खत्म, अंत कर दिया। तो पहला ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल। तो ये तो आप सभी जान रहे हैं कि जब योजना आयोग का नाम बदल के रखा गया नीति आयोग, नीति आयोग रखा गया, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, उस समय से तो योजना आयोग की जगह पे नहीं, बस नाम ही बदला है, बाकी सारे फंक्शन सेम ही हैं। तो आंसर आपका सही है ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, ये तो आपको सभी को पता है, मैंने बताया था, अभी प्रश्न रिपीटेड आ गया। प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष तो बता ही दिया था। बताइए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, अभी तो 15वां है, मैंने आपको बताया 15वां है, एन.के. सिंह अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। एन.के. सिंह क्या है, अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के हैं, जो कि 2025 तक है, ये तो अभी पता है। इसके पहले 14वां था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इंदिरा राजारामन, श्री रंगराजन, विजय केलकर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर आ रहा है कि सर सी होगा, बी होगा। नहीं डियर, इनमें से कोई नहीं है,
इनमें से कोई नहीं है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे सही है कि इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यही थे। वाई वी रेड्डी साहब थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अब एन के सिंह जी हैं। तो इनमें से आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। ओह डी, हाँ इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना की गई है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बना करके, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न दोबारा आ चुका है कि नीति आयोग की स्थापना की गई है। चलिए दोबारा आया, जो लोग लेटेस्ट आए वो बता दीजिए किसके थ्रू की गई है, किसके थ्रू की गई है नीति आयोग की स्थापना। सर आज मैंने पहली बार लाइव क्लास ज्वाइन की है, लेकिन सर हर दिन कैसे ज्वाइन करूं? क्या नाम है आपको? मनोरमा जी। देखिए हर दिन लाइव क्लास नहीं होती है डियर। हमारे टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना पेड क्लास होती हैं जो कि आपको ऐप पर मिलती हैं। किसमें? टीचर्स एकेडमी का ऐप, जैसे मोबाइल में ऐप होता है जो बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर और लाइव क्लास जो होती है वो मेरी होती है टीटीएस में। जैसे आज सैटरडे है, फिर कल थर्सडे, उसके बाद थर्सडे के पहले ट्यूसडे। ठीक है, तो मंगलवार के दिन होती है, ठीक, फिर बृहस्पतिवार के दिन होती है और फिर शनिवार के दिन होती है यूट्यूब पे लाइव प्रैक्टिस क्लास। बाकी जो थ्योरी की क्लास होती है वो टीचर्स एकेडमी के ऐप पर होती है। नोट्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं वो ऐप पर होते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 इस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कैसे पर डे आपको क्लास अवेलेबल, तो वहाँ पे पर डे आपको पीडीएफ नोट्स जो है आपके क्लासेस जो है पर डे आपको अवेलेबल होती हैं शाम 5 बजे से। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए उस पर संपर्क कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे आ रहा है सी, बिल्कुल ये प्रश्न रिपीटेड है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जून में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेट जेआरएफ का, या बिहार का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उनके लिए बात कर दूँ, या फिर जो अगस्त में एग्ज़ाम देंगे बीपीएससी का, उनके लिए टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया बैच आपका स्टार्ट है। अगर आपको भी तैयारी करना है, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, तो आप हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइज इंक्वायरी मिल जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो बताया गया है वो आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। संविधानेतर संस्था कौन मानी जाती है? वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद? बताइए, संविधानेतर संस्था कौन सी मानी जाती है? संविधानेतर मतलब जिसका संविधान में उल्लेख जो है नहीं किया गया है। तो कौन सा है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इलेक्शन कमीशन का भी किया गया है, निर्वाचन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी किया गया है। भाई इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको प्रेसिडेंट ही डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं। तो ये सब संविधान में जिक्र किया गया, आर्टिकल्स में है। बट नीति आयोग जो है, जो नीति आयोग है, ये एक संविधानेतर संस्था है, यानी इसका संविधान में उल्लेख जो है नहीं किया गया है। तो बी आंसर ही आपका क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत सही, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें से? बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। बताइए क्या होगा? बताइए, प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा? बी भी आंसर आ रहा है। आंसर इसका सही है बी नहीं डी।
ये सही है परंतु आर गलत है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो आप सभी को पता है। अभी मैंने बताया वित्त आयोग क्या, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा, अभी ये मैंने बताया ना वित्त आयोग संविधान में है, संविधानेतर नीति आयोग है। तो ये तो भैया तो क्लियर हो गया ना कि राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, तो ये सही है। आर कह रहा है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, ये असत्य है। कर सकता है, ये असत्य है। कर सकता है, ठीक है, ये असत्य है, ये कर सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या सही है? आंसर सही है आपका डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए इतना रख रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जैसे मैंने कल परसों आपको पीडीएफ भेजा था क्वेश्चंस के, वैसे ही 20 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, 20 प्रश्न और हैं जो आपके इन केंद्र राज्य संबंधों या प्रमुख आयोगों समितियों से बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे 50 क्वेश्चन है टोटल। 50 में से 30 क्वेश्चन तो आपने अभी देखे। अभी जो 20 प्रश्न है इसको मैं आपके टेलीग्राम में, ठीक है, टीचर्स एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, जो जिसमें आप लोग जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस वाले बैच में, उसमें इसको सेंड कर दे रहा हूँ। आप उन 20 क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा। अभी 5 से 6 आप लोगों की जो क्लास चलेगी, पेड बैच चलेगी 5 बजे से, जो पेड बैच है, जिससे पेड बैच ख़त्म होगी शाम को। पेड बैच ख़त्म होने के बाद जो है उसका आंसर की जो है मैं आपके ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो अभी आपके पास 10-15 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का, तो आप लोग उसे सॉल्व करिए। बहुत लंबा, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। और कल वाले प्रैक्टिस सेट का मैंने आंसर भेज दिया था, इसका फिर भेज दे रहा हूँ। और जाने से पहले फिर कह दे रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटीजीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, और उनका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, तो अगर वो भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी है, नहीं उठ पाया किसी कारणवश, एक बार दोबारा कर लीजिए। तो व्हाट्सअप छोड़ दीजिए अपना, कैसे आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी, कैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल होगा ऑफलाइन में, या मतलब कि पेड बैच में आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से। क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं तुरंत टेलीग्राम में, और तुरंत का तुरंत भेज दे रहा हूँ, मैं खड़े खड़े यहीं से भेज दे रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम चेक कर लीजिए अपना, और इस प्रश्न को अच्छे से क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कुछ देर में आप लोगों से। अभी भेज दिया है करुणा जी, करुणा जी टेलीग्राम को खोलिए ना, भेज दिया है, कल ही भेजा है मैंने। आप टेलीग्राम ओपन करिए, कल ही भेजा है मैंने, ठीक। चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से, क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं।